बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑल मैकेनिकल सेकेंड ईयर। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4, रेनॉल्ड्स थ्योरम एंड द इक्विलिब्रियम। अलजेब्रिक सम के अंदर जो वेक्टर्स की अलजेब्रिक सम है उसमें रेनॉल्ड्स थ्योरम की बहुत बड़ी अहमियत है। हम क्या करते हैं कि किसी एक प्लेन के अंदर डिफरेंट फोर्सेस को हम अप्लाई करते हैं। The sum of coplanar forces are acting on a body. The algebraic sum of all their moments about a point in their plane is equal to the moment of their resultant about the same point. हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने दो वेक्टर F1 और F2 एक प्लेन में लिया। तो कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब ये है कि एक प्लेन के अंदर दो फोर्सेस हम ले रहे हैं जो किसी एक पॉइंट ए के ऊपर लग रही है। जब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, जो मोमेंट इस रिजल्टेंट का बनेगा वो हमेशा इन दोनों मोमेंट्स के सम के बराबर होगा। तो हम नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट्स, इन दोनों फोर्सेस F1 और F2 का जो अलजेब्रिक सम होगा वो हमेशा बराबर होगा और सेम पॉइंट पे होगा जो उनका रिजल्टेंट आपके पास आएगा। तो उस हिसाब से आप अगर देखें तो F1 जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसका अगर हम मोमेंट देखें एक पॉइंट O के ऊपर। अब हमने क्या किया कि F1 को हमने पीछे एक्सटेंड किया, इसका ओरिजिन हमने ढूंढने की कोशिश की है। तो F1 जो है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आ रहा है, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट का जो आपके पास मोमेंट आर्म होगा वो आपके पास R1 होगा। ये इस पॉइंट से मिले O से R1 पॉइंट जो है वो मोमेंट आर्म है F1 का, और F2 इसको जब हम नेक्स्ट एक्सटेंड करें तो ये पॉइंट बन रहा है और इसको हम पॉइंट O से जब ज्वाइन कर रहे हैं तो ये R2 मोमेंट आर्म है F2 का। सिमिलरली जब हम रिजल्टेंट को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये R जो है मोमेंट आर्म है फ्रॉम पॉइंट O ऑन F। तो F का जो मोमेंट आर्म है वो R है और उसका फ्रॉम O जो मोमेंट बनेगा वो आपके पास होगा R into F। तो इसी तरह हम अगर देखें तो मोमेंट ऑफ F1 अबाउट O, मोमेंट ऑफ F1 अबाउट O इट इज R1 into F1, चूंकि मोमेंट टॉर्क का दूसरा नाम है और टॉर्क होता है R क्रॉस F। तो F1 का जो टॉर्क बनेगा वो R1 F1 बनेगा एट पॉइंट O। इसी तरह F2 का जो टॉर्क या मोमेंट बनेगा एट पॉइंट O वो बनेगा आपके पास R2 into F2। तो सम ऑफ मोमेंट ऑफ F1 एंड F2, इन दोनों का मोमेंट अगर हम सम कर लें तो ये आपके पास है R1 into F1 plus R2 into F2 एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं कि जो रिजल्टेंट आपके पास बन रहा है F, इसका जो मोमेंट बनेगा वो आपके पास होगा R into F। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट F about O, moment of resultant F about O which is equal to sum of moments of forces about O। तो इनकी वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो चूंकि ये रिजल्टेंट का मोमेंट R मोमेंट है लिहाजा R into F, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे R into F is equal to, अब आपके पास है R1 into F1 प्लस R2 into F2 जो कि इक्वेशन नंबर 1 है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया R1 into F1 प्लस R2 into F2। अगर हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस दो नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है या इवन n है, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस n हो जाए तो फिर आप क्या कहेंगे कि जो रिजल्टेंट है वो तो दो फोर्सेस का भी सम वही रहेगा, 4 फोर्सेस का भी सम वही रहेगा। तो लिहाजा R into F जो आपके पास है वो रिजल्टेंट फोर्सेस का मोमेंट है। इसी तरह मस्ट बी इक्वल टू R1 into F1 प्लस R2 into F2 प्लस R3 into F3 प्लस R4 into F4 एंड सो ऑन
Rn into Fn। तो ये वाला जो है ये R1 into F1 which is equal to torque 1, R2 into F2 which is equal to torque 2 या मोमेंट 2, इसी तरह R3 into F3 जो कि आपके पास टॉर्क 3 होगा, एंड सम अप टू Rn into Fn तो वो आपके पास होगा टॉर्क n। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि जो रिजल्टेंट बन रहा है जो कि आपके पास ये टॉर्क, इसका है टॉर्क इज इक्वल टू R1 F1 प्लस R2 F2 एंड सो ऑन, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 एंड सो ऑन टॉर्क n। तो ये हमें ये बता रहा है कि टोटल जो मोमेंट बनेगा रिजल्टेंट का वो हमेशा हमेशा बराबर होगा इंडिविजुअल फोर्स F1 और F2 के मोमेंट के। तो F1 का जो मोमेंट बनेगा वो R1 F1 होगा और F2 का जो मोमेंट बनेगा वो R2 F2 होगा। तो हमने ये देख लिया यहाँ पे इवन n हो तो Rn into F1 n होगा Fn होगा, लिहाजा यहाँ से हमने ये देख लिया कि टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 एंड सो ऑन, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू रिजल्टेंट टॉर्क। तो दिस इज कॉल्ड वेरनॉन थ्योरम। अब हमारे पास दूसरा जो टॉपिक बन रहा है वो ये है कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट को हम कहेंगे जिसमें आपके पास वेलोसिटी जीरो हो या ये कि आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा जीरो होनी चाहिए। अब वेलोसिटी जीरो कब होगी? जब बॉडी रेस्ट में होगी, और एक्सेलरेशन कब जीरो होगा? जब आपके पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। तो हमने इक्विलिब्रियम को दो काइंड्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, दो काइंड्स में। नंबर 1 आपके पास क्या है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ऐसे इक्विलिब्रियम जिसमें बॉडी रेस्ट पे हो, बॉडी में मोशन ना हो। जब बॉडी में मोशन नहीं होगी तो उसका डेफिनेटली उसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। तो ऐसी इक्विलिब्रियम की स्टेट जिसमें बॉडी रेस्ट पे हो उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, और जिसमें बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही हो उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। जैसा हम देखते हैं कि अक्सर मोटरवे के ऊपर कई घंटों तक जो है हम उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं करते। या इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि पैराशूट के जरिए जो है वो पैराशूट पर जंप करता है किसी एरोप्लेन से, किसी हेलीकॉप्टर से, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आपके पास जमीन की तरफ आता है। तो इसकी दो किस्में हैं, कंडीशंस पे हैं। तो कंडीशंस इसकी दो हैं, पहली है फर्स्ट कंडीशन और दूसरी है सेकंड कंडीशन। पहली जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें यह है कि तमाम फोर्सेस का सम जो है वो हमेशा हमेशा जो है वो कांस्टेंट होगा या उसको आप जीरो कहेंगे। तो सिग्मा F इज इक्वल टू जीरो, या यूं भी हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग राइटवर्ड मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग लेफ्टवर्ड, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपवर्ड मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्टिंग फोर्सेस डाउनवर्ड। तो हमेशा जितने भी फोर्सेस होंगी वो आपस में बैलेंस करेंगी। तो सेकंड कंडीशन में टॉर्क को हम बैलेंस करते हैं। हमें मालूम है कि टॉर्क दो तरह से होता है, एक है क्लॉकवाइज टॉर्क, एक है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो इसमें सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो चूंकि ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बड़े डिटेल से पढ़ाया हुआ था, इसीलिए ये बहुत आसान से आपको पता है, आपको आता भी है। उसके बाद हम आते हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम तीन हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, बॉडी अपनी असल हालत से चेंज हो जाए, जब हम फोर्सेस को खत्म करें तो बॉडी अपनी असल हालत पर वापस आ जाए। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी फर्स्ट ईयर में, एक आपके पास ब्लेड है जो किसी आप फिक्स दो जहाज में फिक्स किया हुआ है, जब आप इसको खींचते हैं इस तरह फोर्स लगा के, अब इसको जब खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये अपनी असल हालत में दोबारा वापस आ जाएगा। अगला आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, बॉडी की पोजीशन होती है, और जब हम उस फोर्स को खत्म करते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं जाती। इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। और तीसरी आपके पास क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जिसमें आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, और अगर फोर्स खत्म करे तो बॉडी अपनी असल हालत पर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन बॉडी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बॉल है, टेनिस बॉल है, क्रिकेट बॉल है, या फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, उसको रोल करें, थोड़ी देर बाद उसको उठाएं, देखें, आप देखेंगे कि आपको कंफर्म ही नहीं होगा कि ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है या उसकी जो है वो कोई और पोजीशन है। तो पहले वाली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, उसकी चूंकि सर्कल में बॉडी है, लिहाजा उसकी तमाम पोजीशन हमेशा आपस में सेम रहेगी। तो हमने आज इक्विलिब्रियम को भी डिस्कस कर लिया।
आपको असाइनमेंट में ये दे रहा हूँ जो कि चैप्टर नंबर 4 जो है इसका हमने आज मुकम्मल भी कर लिया है। इंशाल्लाह बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, इनको हल करेंगे। अगर कोई इशू आता है तो आप मुझसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5 होगा। थैंक यू वेरी मच।